बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो इससे पिछला जो लेक्चर था वो था एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर। तो हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया है, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल से जो है वो समझाया है कि एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या मतलब है, और ये जो एलिमेंट्स हमने एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में रखे हैं वो किस बुनियाद पर रखे हैं। और दूसरी बात यह है कि एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के दरमियान क्या फर्क है, इन एलिमेंट्स के दरमियान क्या फर्क है। तो ये सारा डिस्कशन जो है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में जो है किया है। तो आज के लेक्चर में हम स्पेशली जो है एस ब्लॉक एलिमेंट स्टडी करेंगे। तो एस ब्लॉक में हमने पढ़ा था कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास जो है दो ग्रुप्स है। तो आज के लेक्चर में एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जो फर्स्ट ग्रुप है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम ग्रुप 1 एलिमेंट्स पर और डिस्कशन करेंगे। और आप लोगों ने दो काम जो है वो जरूर करने हैं। एक अलहदा जगह पर जहां पर कोई भी नहीं हो वहां पर आप लोगों ने बैठना है। और दूसरी बात जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये लेक्चर आप लोगों ने अपने साथों नोट करना है। तो जब आप इस लेक्चर को नोट करेंगे तो आपको खुद बहुत जो है ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आप लोगों से एक दरख्वास्त भी है कि आप लोग जो है मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं वो आप लोगों को डिस्करेज करेंगे। लेट सपोज एक स्टूडेंट है वो चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। तो जब आप ये जो है किसी को बताएंगे कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो वो आपको जो है डिस्करेज करेंगे कि आप नहीं बन सकते, ये मुश्किल है, ये वो है, ये वो है। तो आप लोगों ने जो है इन बातों पर आप लोगों ने गौर नहीं करना है। इन बातों को आपने साइड पर रखना है और अपने जो मुस्तकबिल है वो उसके पीछे आपने दौड़ना है, उसके पीछे आपने भागना है, ठीक है। तो ये लोग आपके पीछे बातें करेंगे, आपको डायरेक्टली जो है वो बताएंगे कि आप ये नहीं कर सकते। तो आपने जो है उसको कहना है कि मैंने करना है और आपको ये चीज दिखाना है। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ग्रुप 1 एलिमेंट्स पर बात करेंगे कि ये ग्रुप 1 एलिमेंट्स क्या चीज है और इन ग्रुप 1 एलिमेंट्स में मुख्तलिफ किस्म के ट्रेंड जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आते हैं आज की टॉपिक की तरफ, ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ग्रुप 1 एलिमेंट्स एक एक पॉइंट को आप लोगों ने गौर से सुनना है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास ग्रुप 1 एलिमेंट जो है, यहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट्स मौजूद है, तो यहाँ पर ग्रुप 1 एलिमेंट्स में हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो ये है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। इस तरह ये भी आप याद कर सकते हैं। हाय लैला ने की रब से फरियाद, ठीक है। हाय लैला ने की रब से फरियाद। तो ये भी आप या शॉर्टकट आप याद कर सकते हैं। तो ये जो है ये हमारे पास ग्रुप 1 एलिमेंट्स है। क्या है ग्रुप 1 एलिमेंट्स? 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास ग्रुप 1 एलिमेंट्स है। और इस ग्रुप 1 एलिमेंट्स को हम कहते हैं अल्किली मेटल्स। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को डिटेल से समझाया है कि इस ब्लॉक में हमारे पास 2 ग्रुप्स है। फर्स्ट ग्रुप का नाम है अल्किली मेटल्स और दूसरे ग्रुप को हम नाम देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप को हम अल्किली मेटल्स क्यों कहते हैं और दूसरे ग्रुप को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं, इसकी रीजन जो है वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया है, वहां से आप ये देख सकते हैं। तो फर्स्ट ये जो एलिमेंट्स है इसको हम अल्किली मेटल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अल्किली मेटल्स यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है। इन सारों को हम अल्किली मेटल्स कह सकते हैं। ये सारे जो है ये अल्किली मेटल्स है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ये अल्किली मेटल नहीं है। एस ब्लॉक एलिमेंट है, ग्रुप 1 एलिमेंट भी है, लेकिन अल्किली मेटल नहीं है, लेकिन अल्किली मेटल नहीं है। तो यहाँ पर ये हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है ये अल्किली मेटल्स क्यों नहीं है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है कि व्हाई हाइड्रोजन इज नॉट अल्किली मेटल, इज नॉट अल्किली मेटल। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये रीजन जो है वो देने हैं। फर्स्ट रीजन किया है कि हाइड्रोजन जो है ये इस ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन अल्किली मेटल नहीं है। इसकी फर्स्ट रीजन ये है कि हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पे जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो है गैस, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर हाइड्रोजन एग्जिबिट या एग्जिस्ट इन गैस फॉर्म। तो रूम टेम्परेचर पे हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो गैस के फॉर्म में गैस के शक्ल में होता है। दूसरा जो पॉइंट है, मेन पॉइंट ये है कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन ये जितने भी ऑक्साइड्स बनाते हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं, एम्फोटेरिक।
दूसरी रीजन ये है कि हाइड्रोजन जितने भी हमारे पास ऑक्साइड्स बनाते हैं वो नेचर में जो है वो एम्फोटेरिक होते हैं। क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। जिस तरह हमारे पास H2O है, क्या है H2O, तो ये जो ऑक्साइड है ये हमारे पास एम्फोटेरिक है। ये क्या है? एम्फोटेरिक। बाद में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो एलिमेंट्स है मुख्तलिफ किस्म के अल्कली मेटल्स, ये किस तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो ये भी हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। तीसरी जो रीजन है वो ये है कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ये कैटायन जो है इजीली नहीं बना सकते, ये कैटायन जो है इजीली नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ पर अल्कली मेटल जो है ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं और कैटायन जो है बना सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो है ये इजीली कैटायन नहीं बना सकते। फोर्थ रीजन जो है वो इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो जो कंपाउंड्स बनाते हैं, हाइड्रोजन जो कंपाउंड बनाते हैं वो हमारे पास बनाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स, और अल्कली मेटल जो कंपाउंड बनाते हैं वो हमारे पास होते हैं आयनिक कंपाउंड्स। तो मेरा कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि अल्कली मेटल जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन को दूसरे एलिमेंट को कंप्लीटली ट्रांसफर करता है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं आयनिक कंपाउंड, और इस बॉन्ड के थ्रू जो कंपाउंड बनते हैं वो हम कहलाते हैं आयनिक कंपाउंड्स। तो हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरी एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम नाम देते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ से जो कंपाउंड बनते हैं उसको हम नाम देते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स। और फिफ्थ नंबर जो रीजन है वो हमारे पास ये है कि यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी की बात है तो हाइड्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा है बनिस्बत अल्कली मेटल्स। तो ये थे रीजंस ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन जो है ये हमारे पास ग्रुप 1 एलिमेंट है लेकिन हमारे पास अल्कली मेटल नहीं है। क्यों नहीं है? दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि ज्यादातर पॉइंट्स में, ट्रेंड्स में, मुख्तलिफ किस्म की चीजों पर में यहाँ पर हम फ्रांशियम का जो है ये डिस्कशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर ये जो एलिमेंट है ये हमारे पास क्या है? ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट का क्या मतलब है? वो एलिमेंट जिसके न्यूक्लियस से खुद बहुत स्पॉन्टेनियसली जो है रेज जो है उसकी एमिशन होती हो। इस तरह भी आप कह सकते हैं कि वो एलिमेंट जिसके न्यूक्लियस से खुद बहुत स्पॉन्टेनियसली जो है रेज निकलती हो, शुआएं क्या हो निकलती हो। तो इन एलिमेंट्स को हम नाम देंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जब एक एलिमेंट के न्यूक्लियस से खुद बहुत रेडिएशन निकलता हो तो इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट्स जो है ये हमारे पास क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब ये है कि इन एलिमेंट्स का लाइफ टाइम जो है, लाइफ टाइम वो कम होता है, लाइफ टाइम जो है वो इनका कम होता है। दूसरी बात यह है कि आप किस तरह जो है एलिमेंट्स को पहचानेंगे कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कि नहीं। अगर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है, अगर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 82 से अबव है तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट क्या है? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब ग्रुप 1 एलिमेंट्स के हम फिजिकल प्रॉपर्टी जो है स्टडी करना चाहते हैं। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन पॉइंट्स को, इन प्रॉपर्टीज को आप लोगों ने गौर से सुनना है। यहां से भी एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप 1 एलिमेंट्स एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ग्रुप 1 एलिमेंट्स और ग्रुप 2 एलिमेंट्स में क्या फर्क है, या व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अल्कली मेटल्स एंड अल्काइन अर्थ मेटल्स। तो सबसे पहले हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी जो है जानेंगे। इसमें पहली जो प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उम्मीद है कि आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आता होगा कि किस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि हम शेल्स में इलेक्ट्रॉन को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस तरह तकसीम करेंगे। तो यहाँ पर इन एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमारे पास होता है NS1। यहाँ पर S जो है ये हमारे पास क्या है? सबशेल। ये हमारे पास क्या है? सबशेल। और N जो है ये हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इन एलिमेंट्स का, ग्रुप 1 एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो है NS1। NS1 का मतलब ये है कि इन सारे एलिमेंट्स का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सबशेल में जाएगा, इसलिए इन एलिमेंट्स को हम इस ब्लॉक में रखते हैं, ठीक है।
और इन एलिमेंट्स के लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वन होते हैं। इस वन इलेक्ट्रॉन की वजह से इन सारे एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज इन सारे एलिमेंट्स की जो है सेम होते हैं। दूसरा पॉइंट जो है, ये एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, सॉफ्ट। इस तरह अगर आप इन एलिमेंट्स को उठाएं तो ये आप एक चाकू से भी काट सकते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो हमारे पास है हाईली रिएक्टिव। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि अल्कली मेटल जो है ये इजीली इलेक्ट्रॉनों लूज कर सकते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉनों लूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि हमारे पास क्या है, हाईली रिएक्टिव है, रिएक्शन जल्दी करते हैं। तो जब एक चीज जो है हाईली रिएक्टिव हो तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, अनस्टेबल। तो ये हमारे पास क्या है, अनस्टेबल। इसका मिसाल कुछ भी है जिस तरह आजकल हमारे नौजवान है, ठीक है। तो जिस तरह नौजवान जो है वो एक्साइटेड होते हैं, जल्दी रिएक्शन करते हैं, जब बाजार जाते हैं तो रिएक्शन जो है वो जल्दी कर लेते हैं। लेकिन बूढ़े जो होते हैं, बूढ़े वो रिएक्शन नहीं करते क्योंकि वो जो है वो स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर इसकी मिसाल भी कुछ यूं है। नंबर 4 जो है वो हमारे पास है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, इजीली लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो पॉजिटिव तो हमारे पास अल्कली मेटल जो है ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम इन एलिमेंट्स को इलेक्ट्रो पॉजिटिव का नाम देंगे। इस तरह ये है। नंबर 5 नंबर जो पॉइंट है, इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिवेलेंट मेटल। ये सारे मेटल जो ये हमारे पास क्या है, यूनिवेलेंट है। यूनिवेलेंट तो यूनिवेलेंट का क्या मतलब है, यूनिवेलेंट। यूनि का मतलब है वन, यूनि का मतलब है वन। वेलेंट का यहाँ पर क्या मतलब है, वेलेंट का यहाँ पर मतलब है वैलेंसी। क्या, वैलेंसी। तो ये इस तरह के मेटल्स हैं जिसकी वैलेंसी जो है, जिसके लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए इसको हम यूनिवेलेंट मेटल्स भी कह सकते हैं। तो इस तरह यहाँ से भी एमसीक्यूज आ सकती है कि आपको मुख्तलिफ किस्म के मेटल्स दे दे और आपको कह दे कि इसमें कौन सा मेटल जो है ये यूनिवेलेंट है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है राइज हो सकता है, एमसीक्यूज भी यहाँ से उठा सकते हैं। 6 नंबर जो पॉइंट है, ये हमारे पास गुड कंडक्टर्स है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आ गया कि व्हाई द अल्कली मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो अल्कली मेटल्स है ये हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है इजीली लूज कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकते हैं इसका मतलब है कि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पर फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से राइज हो सकता है। 7 नंबर जो पॉइंट है, ये हमारे पास अल्कली मेटल जो है ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि अल्कली मेटल जो है ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, और एक्सेप्शनल जो केस था हाइड्रोजन का वो मैंने आपको बताया कि वो कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। इसके बाद हम इसके ट्रेंड्स की तरफ चल जाते हैं। ट्रेंड्स इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड से मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के एक्सेप्शनल केसेस आते हैं। जहां पर एक्सेप्शनल केसेस होंगे वहां पर जो है एग्जामिनर के दिमाग भी होंगे। दिमाग का मतलब है कि यहाँ वहां पर एग्जामिनर का जो दिमाग होता है वो जल्दी इस चीज को पिक कर लेते हैं और जल्दी ये क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो ट्रेंड्स की तरफ आते हैं। फर्स्ट जो ट्रेंड है वो है एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस जो है यहाँ पर हम सीखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है ये जो एटॉमिक रेडियस का कांसेप्ट है वो समझा दो कि एटॉमिक रेडियस सबसे पहले क्या चीज है। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस क्या चीज है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है इसके ट्रेंड की तरफ आते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट का ये न्यूक्लियस है और ये शेल है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो न्यूक्लियस और इस लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस जब भी आप टॉप टू बॉटम अल्कली मेटल्स में आप टॉप टू बॉटम आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो टॉप टू बॉटम जब आप आते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। व्हाई, क्यों जो है इंक्रीज होता है, इसकी भी रीजन है। फर्स्ट रीजन जो है नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। लेट्स सपोज यहाँ पर 1 2 शेल्स है और ये मैंने एक और एटम बनाया हुआ है
इसमें 3 शेल्स है। तो अब आप लोग देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से दूर है कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से दूर है। एब्सोल्युटली ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस न्यूक्लियस से दूर है, मतलब है कि इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। तो नंबर ऑफ शेल जितनी भी नंबर ऑफ शेल जो है इंक्रीज होते हैं, इसकी वजह से एटॉमिक रेडियस भी जो है इंक्रीज होता है। दूसरा जो पॉइंट है, ये एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज, एटम का जो साइज है वो बढ़ता चला जा रहा है। एटम का जो साइज है, जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो एटम का जो साइज है वो बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तीसरा जो पॉइंट है, यहाँ पर हम एटॉमिक नंबर की बात करेंगे। यहाँ पर टॉप टू बॉटम जब आते हैं, इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होता है। तो एटॉमिक नंबर जो है जब इंक्रीज होता है तो यहाँ से नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज होते हैं। तो इसलिए एटॉमिक रेडियस जो है इन एलिमेंट्स का टॉप टू बॉटम से टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो ये इंक्रीज हो जाता है। दूसरे नंबर पॉइंट की तरफ आते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरे पॉइंट की तरफ, दूसरे ट्रेंड की तरफ आते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले हम आयोनाइजेशन एनर्जी को जो है समझेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या चीज है। तो पहले जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी को समझेंगे तो बाकी जो कंसेप्ट है वो भी आसान हो जाएगा। लेट सपोज मैं एक एटम बना रहा हूं, ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस, ये शेल, दूसरा शेल। अब देखिए, लेट सपोज यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, लेट सपोज यहाँ पर ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है, वो एनर्जी जिसके जरिए आप एक एटम के लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन दूर करते हैं, तो इस एनर्जी का नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन का क्या मतलब है, वो प्रोसेस जिसमें आप जो है नेगेटिव या पॉजिटिव जो है बनाते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज जो है वो आप क्रिएट करते हैं। तो इस पॉजिटिव या नेगेटिव को क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो एनर्जी होती है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। जब आप एक इलेक्ट्रॉन को एक एटम से दूर करते हो तो इस एनर्जी को हम नाम देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आप एक एटम के लास्ट शेल को इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो ये जो है ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब आप एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूर करोगे तो यहाँ पर इस एटम पर जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, कैटायन इसको हम कहते हैं। अगर आप एक एटम को इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो इसको हम नाम लेते हैं एनायन। एनायन बनता है नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो यहाँ पर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये है कि लेट सपोज इस एटम के लास्ट शेल में ये 3 इलेक्ट्रॉन है। क्या है, ये 3 इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को मैंने दूर किया है, लेट सपोज इस एटम से मैंने रिमूव किया, तो इसके लिए जो मैंने एनर्जी दी है इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट का मतलब है जब आप एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूर करोगे तो इसको हम नाम देंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आप ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है निकालना चाहते हैं तो इसके लिए जो आप एनर्जी आपने यूज की है इसको आप नाम देंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। तो मेरा कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि जब भी आप टॉप टू बॉटम इन एलिमेंट्स में आते हैं, टॉप टू बॉटम, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। यहाँ पर हमारे पास अल्किली मेटल्स में जब भी हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है। क्यों हो जाती है, इसकी रीजन है, फर्स्ट जो है यहाँ पर एटॉमिक साइज की बात होती है। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। यहाँ पर एटम की जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटम की साइज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। जब एक एटम है, लेट सपोज ये एक एटम है, ये बात गौर से सुनिए, लेट सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और ये दूसरा एटम है, ये दूसरा एटम है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस साइड पे। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में आंसर देना है, वीडियो को स्टॉप करना है। ये जो एटम है, लेट सपोज ये एक एटम है बी और ये है बी और ये है ए। तो ए एटम में लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है और बी एटम के लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इस एटम से ये इलेक्ट्रॉन में इजीली लूज कर सकता हूं या इस एटम से भी इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता हूं। वीडियो को स्टॉप करके मुझे कमेंट में आंसर बताएं। अच्छा, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। तो यहाँ पर मैं अब आप लोगों का आंसर देता हूँ। आप लोगों ने अपना आंसर जो है इसके साथ देखना है कि आपका आंसर ठीक है या मेरा आंसर ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, तो आप लोगों ने अब यहाँ पर देखना है कि आया मैं जो आंसर आप लोगों को दे रहा हूँ वो आंसर आप लोगों ने दिया है या नहीं दिया। अगर दिया है तो वेल डन, अगर नहीं दिया तो अपना आंसर जो है ठीक कर ले। तो इस एटम को देखिए, फर्स्ट
सेकेंड, यहाँ पर 2 शेल है और यहाँ पर 1 2 3। तो यहाँ पर इस एटम से हम इलेक्ट्रॉन इजीली जो है रिमूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस और इन इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। अगर एक लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि इन दोनों का अट्रैक्शन जो है वो कम है। जब अट्रैक्शन कम हो तो इजीली इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो ये एटॉमिक साइज की बात है। दूसरा जो पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। तीसरा पॉइंट आप ये भी कह सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। ट्रेंड्स, तीसरा जो ट्रेंड्स है, ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे पहले आप लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट जो है वो पहले सीखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम इजीली ये भी कह सकते हैं कि बदमाशी। क्या? बदमाशी। जब एक बंदा बदमाश होता है और एक गरीब होता है तो बदमाश जो है वो इस गरीब से सब कुछ जो है इजीली मतलब ले सकता है। ठीक है। तो गरीब जो है वो क्या करेगा, वो तो जब बदमाश इसको कहेगा कि ये दे दो बस इजीली देगा, और ये भी कहेगा कि जी सर सलाम सर, ये भी इसके साथ कहता चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब केमिस्ट्री में इसका क्या मतलब है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये है कि एटम की वो सलाहियत जो दूसरे एटम से जो है इजीली इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम नाम लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जनरली जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं अल्टीमेटल्स में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस होती है। यहाँ पर इसकी रीजन क्या है? तो मैंने आप लोगों को ये रीजन प्रॉपर्टीज में बताया था। यहाँ पर मैंने 4 नंबर प्रॉपर्टीज में लिखा था इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो मैंने कहा था आप लोगों को अल्टीमेटल जो है हमारे पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकते हैं, तो जब भी आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, लेट्स सपोज 3rd नंबर जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा मुश्किल से देंगे, और नीचे जब आप आएंगे तो वो इजीली जो है इलेक्ट्रॉनों लूज करेंगे। तो इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होती चले, उसकी बदमाशी जो है वो डिक्रीज होती चली जा रही है। 4th नंबर जो पॉइंट है वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो फोर्सेस के साथ बिलोंग करता है। अगर फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग हो, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी ज्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक एलिमेंट है ए और ये मेरे पास एक एलिमेंट है बी। इसने बॉन्ड बनाया हुआ है सी के साथ और इसने बॉन्ड बनाया हुआ है डी के साथ। ठीक है। ये 4 एलिमेंट से इन दोनों ने अपने साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और इन दोनों एटम ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कंसेप्ट जो है ये मैं आप लोगों को यहाँ से समझाना चाहता हूँ कि लेट्स सपोज अब ए सी का बॉन्ड है, बी और डी का बॉन्ड है। तो अब आप देखिए कि किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो आप लोगों ने इन के बॉन्ड्स को देखना है कि यहाँ पर किस तरह का बॉन्ड मौजूद है और यहाँ पर किस तरह के फोर्सेस मौजूद है। अगर यहाँ पर फोर्सेस स्ट्रांग है तो इसका मतलब कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और आसान एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। ये एग्जांपल जो है ये डेली लाइफ का है। ठीक है। आप लोगों ने ये माइंड नहीं करना है। लेट्स सपोज ये एक फीमेल है, ये एक मेल है और ये दूसरा मेल है। ठीक है। इसको मैं लेट्स सपोज नाम देता हूं आशिक मतलब जो इश्क करता है, और ये जो है ये हमारे पास क्या है? मशोका। और ये जो है ये हमारे पास रकीब है, गरीब। ठीक है। यहाँ पर ये जो है गरीब है और ये अमीर है। ठीक है। और ये जो है ये दोनों हालत में होश है, इस साइड से भी होश है और इस साइड से भी होश है, क्योंकि यहाँ से भी होश आती है और यहाँ से भी होश आती है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आशिक और मशूका के दरमियान तल्लुकात जो है क्या है? तल्लुकात जो है वो मजबूत है। अगर ये तल्लुकात मजबूत है तो इस रकीब को यहाँ जो है इस बांध को तोड़ने के लिए इन दोनों के दरमियान जो तल्लुकात है उसको टूटने के लिए
यहाँ पर रकीब जो है ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा जो है कोशिशें करेंगे, तो ये जो बांड है वो ब्रेक हो जाएगा और ये मशूका की साइड जो है वो, तो ये मशूका जो है ये रकीब साहब जो है गेन कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पेयर जो है रकीब इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है और ये जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, तो इसका मिसाल कुछ यू भी है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का। अगर फोर्स स्ट्रांग है तो इस बांड को ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। फिफ्थ नंबर जो है वो हमारे पास है डेंसिटी। फिफ्थ नंबर जो पॉइंट है हमारे पास हम डेंसिटी, यहां से भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है क्योंकि इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस मौजूद है, एक्सेप्शनल केस मौजूद है। जनरली जब हम टॉप टू बॉटम जो है ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं अल्टीमेटर्स में, तो डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती है, डेंसिटी इंक्रीजेस। तो यहाँ पर टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि डेंसिटी का डिफिनेशन हमने क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जितना मास बढ़ता चला जाएगा तो डेंसिटी भी जो है वो इंक्रीज चली चली जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहां पर एटॉमिक नंबर 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87, तो मास जो है वो बढ़ रहा है, तो डेंसिटी जो है टॉप टू बॉटम जो है वो बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शनल केस जो है वो ये है कि सोडियम और पोटाशियम का, सोडियम और पोटाशियम का। तो जनरली मैंने आप लोगों को बताया कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो डेंसिटी जो है इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर सोडियम है और यहाँ पर पोटाशियम है, तो होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पर पोटाशियम की डेंसिटी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए थी और सोडियम की जो है कम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर सोडियम की जो है वो ज्यादा है और पोटाशियम की कम है। यहाँ पर इसके रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन ये है कि जब भी आप इस पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारे पास डी सब शेल आता है, डी सब शेल आता है, तो वो भी एम्प्टी होता है, वो भी एम्प्टी होता है। ये फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन जो है यहाँ पर हमारे पास अनयूजुअल इंक्रीज एंड साइज, अनयूजुअल इंक्रीज एंड साइज। तो इन दोनों की वजह से हमारे पास पोटाशियम की जो डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। यहाँ पर डी सब शेल एम्प्टी, इसका क्या मतलब है? अनयूजुअल इंक्रीज एंड साइज, इसका क्या मतलब है? तो यहां से आप देख ले, होना तो ये चाहिए था कि पोटाशियम की ज्यादा होती, क्योंकि यहाँ पर इसका मास नंबर जो है ज्यादा है। मैंने आप लोगों को पढ़ा है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम जो है वॉल्यूम डोमिनेट करता है, क्योंकि यहाँ पर मास ज्यादा है बेशक, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो इंतहाई ज्यादा हो जाता है। तो वॉल्यूम जब ज्यादा हो जाता है तो मैंने आप लोग पढ़ा है कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसलिए पोटाशियम की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती है और सोडियम की जो है ज्यादा होती है, तो ज्यादा होती है। तो ये था इसके ट्रेड्स। अब मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज देखे हैं। करेक्ट ऑर्डर एटॉमिक रेडियस, तो आप लोगों ने करेक्ट ऑर्डर जो है वो एटॉमिक रेडियस का यहाँ पर आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि फर्स्ट ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है, कौन सा ऑप्शन जो है ठीक है, वो आप लोगों ने कमेंट में बताना है और क्यों ठीक है, रीजन भी आप लोगों ने बतानी है। दूसरा जो पॉइंट है, विच वन इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे पास कौन सा अल्कली मेटल है जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड स्टेट में है। तो आप लोगों ने इन दो एमसीक्यूज का जवाब आप लोगों ने देना है कमेंट्स में विद द रीजंस। तो ये था आज का लेक्चर ग्रुप 1 एलिमेंट्स पर। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा और उम्मीद ये भी है कि आप लोगों ने कुछ सीखा भी इस लेक्चर से होगा। अगर आप लोगों को किसी भी पॉइंट्स का समझ नहीं आया हो या आप लोगों का कोई क्वेश्चन भी हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वहां पर भी जवाब दूंगा। तो ये तक ग्रुप 1 एलिमेंट्स पर के ग्रुप 1 एलिमेंट्स को हम अल्फा एलिमेंट्स कहते हैं, इनमें कितने एलिमेंट्स मौजूद है, ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज के क्या है और इसके ट्रेंड्स क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ग्रुप 1 एलिमेंट्स के रिएक्शन के पर बातों करेंगे, रिएक्शंस पर बातों करेंगे। तो ये तक ग्रुप 1 एलिमेंट्स। तो आप ये इस तरह कर ले कि आप लोग अपना जो यूट्यूब चैनल है, ये चैनल आप लोगों का है, ये सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह पामान।